एक महिला नए साल से पहले अपने जेठ के पास जाती है और वहां पर जाकर उससे कहने लगती है कि मुझे ना नए साल का गिफ्ट चाहिए, नया साल आने वाला है। इस बात को सुनकर जो जेठ होता है वह उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो यहाँ पर वह महिला उसे गिफ्ट के बारे में बता देती है। इस बात को सुनकर जेठ मुस्कुराता है और उसके बाद उसे वो गिफ्ट दे भी देता है। लेकिन इस गिफ्ट को लेने देने के चक्कर में दोनों के दोनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। क्या हुआ था ऐसा, एक महज गिफ्ट को लेने देने के चक्कर में वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट के जालौन थाने में ग्रामीणों का फोन आता है और वो लोग उन्हें बताते हैं कि साहब जल्दी से गांव में आ जाओ, यहाँ पर किसी व्यक्ति को इस दुनिया से विदा कर दिया गया है और वह नीचे खाई में पड़ा हुआ है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह फौरन से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जब देखते हैं तो गांव का ही एक व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा शराब पिया करता था, उसे खाई में डाल दिया गया है इस दुनिया से विदा करने के बाद। पुलिस वाले बॉडी को निकालते हैं और निकालने के बाद जब देखते हैं तो देखते ही साफ समझ जाते हैं कि किसी ने इसे इस दुनिया से विदा किया है। अब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि भाई कौन है ये और यहाँ पर कैसे कैसे आया और क्या किसी को इसके बारे में कुछ पता है। तो यहाँ पर गांव का ही व्यक्ति था तो सभी लोग उसे जानते थे, तो वे बता देते हैं कि साहब ये इस गांव का ही रहने वाला है, इसका नाम कल्लू है और यह पेट्रोल पंप पर काम किया करता है। ये तारीख होती है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर की सुबह सुबह ये सारी बातें हो रही थी और जब गांव वालों से वो पूछते हैं पुलिस वाले कि बताओ आप और क्या जानते हो इसके बारे में, तो वो बताते हैं कि साहब ये और इसके दो दोस्त हैं और ये अक्सर एक साथ बैठकर शराब पिया करते हैं। तो ऐसे इन्होंने कल रात को भी शराब पी थी और शराब पीने के बाद इन तीनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और इनके झगड़े की आवाज़ हम लोगों ने सुनी थी। लेकिन रात का समय था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसी वजह से हमने सोचा कि कोई बात नहीं, नशेबाज है, अपने आप चले जाएंगे। इसी वजह से हम लोगों ने कोई गौर नहीं किया। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही सुबह सुबह जाकर देखा तो यह तो इस तरह से पड़ा हुआ था। वहां पर उस व्यक्ति की पत्नी भी आ गई थी, उसका बड़ा भाई भी आ गया था और माता पिता भी आ गए थे। उसके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे, साथ में पत्नी भी रो रही थी। इधर जो बड़ा भाई होता है उसकी भी आंखों में आंसू थे। पुलिस वाले मामले को समझते हैं और समझने के बाद अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन अब पुलिस के सामने ये मामला था और उसके बाद उन्हें उन लोगों को पकड़ना था जो लोगों को बताया जा रहा था कि इनका झगड़ा भी हुआ था। पुलिस का सीधा शक उन्हीं दोनों दोस्तों पर जाता है जो कि कल्लू के दोस्त थे, जो उसके साथ शराब पिया करते थे। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं सीधा उनके घर जाते हैं और उन्हें पकड़कर उनसे अच्छे से पूछताछ की जाती है। वह उन्हें थाने में ले गए थे और थाने में जाकर जब उनसे अच्छे से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वह लोग हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि साहब आप देखो, कहने को तो कुछ भी कह लो लेकिन हमने ये सब कुछ नहीं किया। हम तीनों बहुत अच्छे मित्र थे, हम सभी एक साथ बैठकर शराब पिया करते थे और शराब पीने के बाद कभी कभार छोटी मोटी कहासुनी हम लोगों में हो जाती थी, क्योंकि हम तो कमाया नहीं करते थे और वो कमाया करता था, उसी के पैसों से हम ज़्यादातर शराब पिया करते थे। कल शाम को भी ऐसा ही मामला हुआ था। दरअसल उसको तनख्वाह मिली थी, उसके पंप मालिक ने उसे पहले ही तनख्वाह दे दी थी कि भाई जाकर अपना नया साल मनाओ, और इसी वजह से उसने हमें फ़ोन करके बुलाया था, वरना हम तो घर के अंदर ही थे। हम लोग फ़ोन से उसके फ़ोन से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसने हमें ठेके पर बुलाया था और ठेके पर जाने के बाद हम लोग शराब खरीदते हैं। शराब खरीदने के बाद यहाँ पर बैठकर पीने लगते हैं। लेकिन पीने के दौरान जब उसे थोड़ा सा नशा हो जाता है तो उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम लोग हमेशा मेरे ही पैसों से शराब पिया करते हो और तुम्हें तो अपने पैसे भी खर्च करने चाहिए और मैं कब तक तुम्हें पिलाऊंगा। ये बातें अक्सर हमारे बीच में होती रहा करती थी और इन बातों को लेकर हमारे बीच में कहासुनी भी होती रहती थी। इसके बाद वो और भी कुछ बातें कहता है, हम भी कुछ बातें कहते हैं, लेकिन हम दोनों का झगड़ा तो हो जाता है और झगड़ा होने के बाद हम लोग उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस बात को कहकर यहाँ पर जो व्यक्ति है वह कसम खाने लगता है और कहता है कि साहब यही सच है, अगर इसमें कुछ भी झूठ हुआ तो बेशक से हमें इस दुनिया से विदा कर देना। अब जब पुलिस वाले इन लोगों की बात सुनते हैं तो भले ही वो शराबी थे, लेकिन उनकी बात पर उन्हें विश्वास हो जाता है और वैसे भी पुलिस को एक्सपीरियंस होता है ऐसे क्रिमिनलों को देखते ही पहचानने का कि वो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम लोग जा सकते हो। पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया था और जब गाँव वाले देखते हैं कि वो लोग छूट गए हैं तो बड़ी बातें गाँव के अंदर होने लगती हैं। कहते हैं कि यार वो लोग तो छूट कर आ गए, अगर वो नहीं है तो कौन है जिसने इसे इस दुनिया से विदा किया है।
उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो अब इस मामले की जांच पड़ताल करने लगते हैं और धीरे धीरे इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांव के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिससे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो, क्योंकि जो कल्लू था वह शराब भले ही पिया करता था लेकिन किसी से ना तो ज्यादा कोई मतलब रखा करता था और ना ही ज्यादा बातचीत किसी से किया करता था। तो इसी वजह से पुलिस के लिए यह केस एक चुनौती बनता जा रहा था। और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो घर की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं कि भाई इसका घर परिवार कैसे चल रहा है, कहीं घर से तो कोई बात ऐसी नहीं हो गई जिसकी वजह से इसे इस दुनिया से विदा कर दिया गया हो। अब जब वो घर की तरफ रुख करते हैं तो पुलिस वालों को उसकी पूरी कहानी पता चलती है गांव के कुछ लोगों से कि साहब ये शराब पिया करता है, इसकी शादी भी हो चुकी है और इसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बच्चे इसके बड़े भाई और माता पिता के पास रहा करते हैं और इसकी पत्नी भी वहीं पर रहा करती है, क्योंकि इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है जो भी इसके हिस्से में आई थी। और उसके बाद अब इसके बच्चे और पत्नी तो वहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं। बड़ा भाई जिसने शादी नहीं करवाई है और वह तो अपनी खेतीबाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत किया करता है। अब पुलिस वाले इस बात को सुनकर सीधा उसके बड़े भाई की तरफ रुख करते हैं जिसका नाम महेश होता है। वो लोग उसके घर में जाते हैं और घर में जाने के बाद जब इधर उधर देखते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं तो बात यही मिलती है। दरअसल महेश और कल्लू का जो पिता होता है वह उन्हें बताता है कि साहब वो मेरा ही बेटा था जिसको इस दुनिया से विदा किया गया है और मुझे पक्का विश्वास है उन्हीं लोगों ने इसे इस दुनिया से विदा किया है। यहाँ पर जो कल्लू की पत्नी थी वह भी यही कह रही थी और उसने ही मुकदमा दर्ज करवाया था, यानी कि उन दोनों के खिलाफ पुलिस वालों को उसने ही बताया था कि मुझे इन पर शक है और इन्हीं ने मेरे पति को इस दुनिया से विदा किया है। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि देखो ठीक है, जो भी होगा सच्चाई वो तो सामने निकल आएगी, लेकिन आप ये बताओ कि आपका ये बेटा शराब वगैरह कैसे पीने लगा और क्या हुआ था, मुझे पूरी कहानी शुरू से जाननी है। तो जो महेश और कल्लू का पिता होता है वह पुलिस वालों को कहानी बताने लगता है। कहता है कि साहब हम यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जो मेरा बड़ा बेटा महेश होता है वह कह देता है कि मुझे ना शादी नहीं करनी और शादी ब्याह के चक्कर मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं तो खेतीबाड़ी और घर का काम करके अपने जीवन को बिताऊंगा और बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर जो माता पिता होते हैं वो भी उससे ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एक छोटा बेटा है जिसका नाम है कल्लू। उसके बाद जो घर वाले होते हैं वह कल्लू की शादी के लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें एक भारती नाम की लड़की मिल भी जाती है। अब भारती से वो अपने छोटे बेटे की शादी कर देते हैं और शादी होने के बाद सभी परिवार एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर जो छोटा लड़का कल्लू होता है उसे लगने लगता है कि परिवार के साथ रहकर वह अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से नहीं जी पा रहा है, तो इसी वजह से वह अपने घर वालों से अलग होने के लिए बोलने लगता है। उसके बाद माता पिता उसे समझाते भी हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता है और मजबूरन माता पिता को उसे घर से अलग करना पड़ता है। अब पिताजी बताते हैं कि उसके बाद जब वो अलग हो गया तो अलग होने के बाद अचानक से वह पेट्रोल पंप पर काम करने लगता है, क्योंकि घर को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं। लेकिन वहीं से उसकी कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाती है जिसके बाद वो शराब पीने लगता है और धीरे धीरे ये शराब की लत को ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब माता पिता तो थे नहीं जो डांट धमका कर समझा दे, पत्नी समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसका बिल्कुल भी नहीं मानता है और उसके बाद शराब के नशे में ऐसा हो जाता है कि वह अपनी जमीन को और अपने घर को सब कुछ को बेच देता है। पत्नी ने भी खूब सारी कोशिश कर ली थी। जब पति शराब पीने लगा था तो उसने कहा था कि ठीक है तुम कमाते हो उससे शराब पी लिया करो, लेकिन मैं बच्चों के परवरिश के लिए इधर उधर काम करूंगी। और वह काम करके बच्चों को पाल भी रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो पति होता है वह अपनी पत्नी के पैसों में से भी पैसे निकालता है और उनकी भी शराब पीता है। इन बातों से परेशान होकर जो छोटे लड़के की बहू भारती होती है वह अपने ससुर के पास आ जाती है और वहां पर कहने लगती है कि पिताजी देखो ये है तो आपके ही बच्चे, घर के अंदर खाने पीने तक का सामान नहीं है। अब क्या जब बोलोगे आप, जब ये इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे भुखमरी की वजह से, हम लोग वहां पर नहीं रह सकते। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दे सकते तो हम इस दुनिया को छोड़कर ही चले जाते हैं। इस बात को सुनकर जो पिता होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यहां पर रहना तो यहां पर रह लो, लेकिन उसके लिए महेश से पूछना होगा। अब जो महेश होता है जब उसे ये बात पता चलती है कि उसके छोटे भाई की पत्नी और बच्चे घर पर आए हैं यहां पर रहने के लिए, क्योंकि उन्हें एक साथ रहना है, तो उस वजह से वह मना नहीं कर पाता है। कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास जमीन जायदाद भी है, घर भी है, कमाया भी करता हूं, तो मैं इनके पूर्ति पार दूंगा। छोटे भाई को जहां पर शराब पी रहा है पीने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब वो मानता ही नहीं है किसी की, तो उसके बाद पत्नी और बच्चे यहां पर रहने लगते हैं। लेकिन जो छोटा भाई होता है जिसका नाम कल्लू होता है वह भी वहीं पर आ जाया करता है और वहीं पर खाना पीना
न खाकर दोबारा से चला जाया करता है। अब वह ना तो जो महिला भारतीय होती है वह किसी दूसरे के घरों में काम किया करती है, वह तो घर का काम देखा करती है, और जो कल्लू होता है वह पेट्रोल पंप पर काम करके उन पैसों की शराब पी जाया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब ये 29 तारीख होती है तो 29 तारीख को भी वो शराब पीकर अपने दोस्तों से झगड़ा कर रहा था, जैसा कि हमें ग्रामीणों से पता चला है। लेकिन 30 तारीख को जब सुबह सुबह पता चलता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, तो इसके पीछे केवल उसके वही शराबी दोस्त होंगे जो उसके साथ बैठकर शराब पी रहे थे। ऐसा कहकर पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं वह उन्हें सहारा देते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। इधर जब पुलिस वाले अब उस घर में तहकीकात करने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, तो वहां पर पुलिस वालों को एक बड़ी अजीब चीज नोटिस होती है। दरअसल यहां पर जो भारतीय होती है वह अपने जेठ के लिए पानी वगैरह ला रही थी और उसे अच्छी तरह से रख रही थी। इस चीज को देखकर पुलिस वालों को कोई शक होता है मनी मन, और उसके बाद वह उसके जेठ की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगते हैं उसके कमरे में जहां पर वो रहा करता था। अब जिस कमरे में उसका जेठ रहा करता था, यानी कि जो महेश का कमरा था, वहां पर जब पुलिस वाले जाते हैं तो वहां पर उन्हें जूते मिल जाते हैं महेश के, और उन जूतों पर खून लगा हुआ था। अब पुलिस वाले जैसे जूतों पर खून देखते हैं तो एकदम से समझ जाते हैं कि ये तो खून है और कहीं ना कहीं यही मामला है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो महेश को बुलाते हैं और बुलाने के बाद इस खून के बारे में पूछने लगते हैं। तो महेश तरह तरह की बातें बनाता है कि मैं साहब खेतों पर जाया करता हूं, किसी जानवर का खून होगा वैसे ही लग गया है। यहां पर जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, और उसके बाद उसे उठाकर अपने साथ थाने ले जाते हैं। जैसे वो लोग थाने जाते हैं तो थाने जाकर जब उससे अच्छी तरह पूछताछ की जाती है तो यहां पर जो महेश है वो टूटता है और बताता है कि साहब ये खून किसी और का नहीं, मेरे ही छोटे भाई का है। पुलिस वाले इस बात को सुनकर कहते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हमें शुरू से बताओ। तो महेश पूरी की पूरी कहानी उनके सामने उड़ेलता है। कहता है कि साहब जब ये लोग हमारे घर पर रहने के लिए आ गए थे, मैं इनके बच्चों का इसका अच्छे से ख्याल रखा करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मुझे लगने लगता है कि इसके साथ नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, और यहाँ पर यह भी मेरे घर में रोज के रोज रहा करती थी, इधर से उधर घूमा करती थी। तो मुझे लगता है कि अब तो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ अवैध प्रसंग बनने चाहिए। तो इसी वजह से एक दिन की बात होती है जब घर पर कोई भी नहीं था, बच्चे स्कूल गए हुए थे और माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। तो उसी दौरान हम दोनों घर के अंदर अकेले थे और उसी चीज का मौका देखकर मैं उससे ये बात कह ही डालता हूं। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो भारती होती है वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे होगा, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। तो जो महेश होता है वो कहने लगता है कि लोगों को भला कौन बताने वाला है। इस बात को सुनकर अब उन दोनों में आपसी सहमति हो जाती है और आपसी सहमति से अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को जब कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद समय आता है 22 दिसंबर 2025 का। 22 दिसंबर 2025 को ये दोनों यानी कि जेठ और छोटे भाई की पत्नी एक ही कमरे में एक दूसरे के साथ अवैध प्रसंग बना रहे थे। रात का समय था और रात के समय ही अचानक से जो ये होता है छोटा भाई जिसका नाम कल्लू होता है वह वहां पर आ जाता है और आकर अपने भाई को उसके साथ देख लेता है। उसके बाद जैसे वो इसे देखता है तो देखने के बाद इसे चिल्लाने लगता है, इसको धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये क्या कर रहे हो मेरी पत्नी के साथ, वो तो तुम्हारी बेटी के समान लगा करती है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बातें कहकर वो उसे धमकाने लगता है, लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे मामला शांत हो जाता है। उसके बाद फिलहाल तो वो सोचते कि शराब के नशे में है, ऐसा कर रहा है, लेकिन बाद में भी वो यही बात कहता है और बार बार अपने बड़े भाई को धमकाया करता है और कहता है कि तुम्हें मैं देख लूंगा, तुम बहुत गलत कर रहे हो और तुमने बिल्कुल भी नहीं देखा। इन बातों को सुनकर जो महेश होता है बताता है कि साहब मुझे लगने लगा था कि किसी दिन शराब के नशे में मुझे इस दुनिया से विदा न कर दे और इसी डर के चलते मैं काफी ज्यादा परेशान रहता हूं। लेकिन तभी जो मेरे छोटे भाई की पत्नी भारती होती है वो मुझसे नए साल का गिफ्ट मांगने लगती है और जब मैं उसे पूछता हूं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए तो वो कहती है कि मेरे पति को रास्ते से हटा दो, क्योंकि वैसे भी तुम ही हमारा ख्याल रख रहे हो और उसके बाद हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अब ये बात सुनकर मुझे और भी सहारा मिल गया था और उसी के बाद जब मुझे पता चलता है कि 29 तारीख को मेरे छोटे भाई को तनख्वाह मिली है और वह शराब पीकर इस तरह से अपने दोस्तों से लड़ाई कर रहा है, तो उसके बाद मैं वहां पर पहुंच जाता हूं और जब इसके दोस्त वहां से चले जाते हैं तो उसके बाद मैं इसे इस दुनिया से विदा करके नीचे डाल देता हूं। वहां पर आने के बाद मैंने अपने कपड़ों को भी साफ किया था, लेकिन जूतों को साफ करना भूल गया था और जूतों से ही पकड़ा गया। अब इस बात को सुनकर 3 जनवरी को जो पुलिस वाले होते हैं वो उन दोनों को हिरासत में ले लेते हैं और उनके खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। यहाँ पर वो दोनों तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं और जो शराब पिया करता था उसे भी एक तरह से ये कह लो कि शराब की सजा मिल रही है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो बच्चे अब घर के अंदर रह गए हैं, बुजुर्ग माता पिता यानी कि दादा दादी हैं, वो कब
तक उनकी देखरेख करेंगे। बाकी आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोज पर बहुत अच्छा कमेंट भेजा करते हैं और उनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहले हमारे साथ राम बहादुर थापा जी, जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं, उन्होंने लिखा है कि बच्ची ने गलत कदम उठाया, नहीं उठाना था। जी बिल्कुल, एक कल वाली वीडियो के लिए कह रहे हैं, जहां पर एक गरीब बच्ची 10 रुपए के ऊपर अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती है। दूसरा नाम है श्यामलाल चौधरी, नोखा, बीकानेर, राजस्थान से। आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, तो श्यामलाल चौधरी जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे नाम है दुर्योधन भाई जी का। दुर्योधन भाई जी आपका भी धन्यवाद। उससे आगे नाम आता है सुमित्रा वर्मा जी का। सुमित्रा वर्मा जी जो हमारे बहुत पहले से सब्सक्राइबर हैं और हमारे दूसरे चैनल पर भी वीडियो देखा करती हैं, तो सुमित्रा वर्मा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी आगे नाम आता है रजत सैनी जी का। रजत सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हमारे साथ केशर राम जी बहुत बड़ा कमेंट लिखा, और इस कमेंट में जो कुछ भी लिखा बहुत ही बेहतरीन लिखा है, और आपका कहना बिल्कुल सही है। जो लोग दूसरों का मतलब कि गरीबों का हक मारते हैं, उनको मरा हुआ ही समझना चाहिए, जैसा कि इन्होंने लिखा है, जो कुछ मुझे समझ में आया है। बाकी कुछ गलत हो गया हो तो माफी चाहता हूं। आगे हमारे साथ है गणेश कुमार जी। गणेश कुमार जी लिखते हैं कि कुछ भी नहीं बोला जाता, आजकल किसी को दुनिया बदनाम करती है। भाई साहब राधे राधे। गणेश वर्मा, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ जिला से। बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो। जी बिल्कुल गणेश कुमार जी, आप सही कह रहे हो। आगे नाम है कमल अंसारी जी। कमल अंसारी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हमारे साथ राम गोसाई जी, समाधान पाटिल जी और मुनमुन श्रीवास्तव जी, विद्यांचल राजभार, और आगे मोनू जैन जी। आगे हमारे साथ है सुदर्शन शर्मा जी। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम फिर से लूंगा, और आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।